हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल गोइंग वेल। आज हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को डील करने वाले हैं। तो हम पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। दैट लॉज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ। प्रोसीजरल लॉ को एडजेक्टिव लॉ भी बोला जाता है। सब्सटेंटिव लॉ इज द लॉ विच डिटरमाइन द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज सच एज इंडियन पैनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, whereas the procedural law prescribe the practice, procedure and machinery for the enforcement of those rights and liabilities such as code of criminal procedure, limitation act, evidence act etc. अब इसी को सपोर्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था घनश्याम दास वर्सेस डोमिनियन ऑफ इंडिया AIR 1984। तो इस केस में बताया गया that it is substantive law which puts life into procedural law by providing remedy। अब अगर कॉमन पॉइंट्स की बात की जाए CPC और CRPC में, तो पहला होता है रीज़न, कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए। तो CPC में कॉज ऑफ एक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, ये सबसे बड़ा रीज़न है CPC का। और CRPC में किसी ऑफेंस का होना बहुत ज़रूरी है प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है फैक्ट इन इशू। तो इशू फ्रेमिंग जो CPC में होता है, ये फैक्ट इन इशू CPC में होता है, और CRPC में फैक्ट इन इशू चार्ज को माना जाता है। थर्ड पॉइंट है रोल ऑफ कोर्ट। तो रोल ऑफ कोर्ट कब से स्टार्ट होता है CPC में? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से, जबकि CRPC में सेक्शन 190 कॉग्निजेंस ऑफ द कोर्ट, यहाँ से कोर्ट का रोल ऑफ कोर्ट स्टार्ट होता है। फोर्थ पॉइंट होता है हमारा कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। तो कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन CPC में जो प्रोविजंस बता रखे हैं सेक्शन 15 टू सेक्शन 25 कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताते हैं, और यही CRPC में सेक्शन 177 टू 189 कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में प्रोविजंस बता रखे हैं। फिफ्थ पॉइंट होता है केस ट्रांसफर करने से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं। तो CPC में है सेक्शन 22 टू 25। सेक्शन 22 टू 25 CPC में प्रोविजंस बता रखे हैं केस ट्रांसफर को लेकर। और वहीं CRPC की अगर अपन बात करें तो सेक्शन 406 टू 412, 406 से 412 तक प्रावधान बता रखे हैं, कुछ धाराएं बता रखी है केस ट्रांसफर को लेकर। और सिक्स पॉइंट होता है एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, कि एग्जीक्यूशन से रिलेटेड CPC में ऑर्डर है, ऑर्डर 21, जिसमें 106 रूल्स हैं, जिसे मिनी CPC भी बोला जाता है। और सेक्शन 36 टू 74 भी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड ही सेक्शंस हैं CPC में। और अगर अपन CRPC की बात करें कंपैरेटिवली, तो CRPC में चैप्टर 32 जो कि है सेक्शन 413 टू 435, तो ये जो बंच ऑफ सेक्शंस है एग्जीक्यूशन के बारे में बात करते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में 158 सेक्शंस हैं, 51 ऑर्डर्स हैं। सेक्शंस सब्सटेंटिव लॉज के बारे में बताते हैं, वहीं ऑर्डर्स प्रोसीजरल लॉ के लिए बताते हैं। और जहां कंफ्लिक्ट होता है सेक्शंस एंड रूल्स के अंदर, तो सेक्शंस प्रिवेल करते हैं। सेक्शंस लेजिस्लेटिव फ्रेम करती है, जहां की ऑर्डर्स हाई कोर्ट अमेंड करता है। हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकता है। अब इसमें फर्दर कुछ अमेंडमेंट हुए थे, जैसे कि अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1999 एंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। तो ये ईयर लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे हमें पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोड में अमेंड हुआ था। सेक्शन फर्स्ट, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट, जो कि बताता है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एनफोर्स हुआ था 1 जनवरी 1909, और ये भी CRPC की तरह ही एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है ट्राइबल एरियाज़ और नागालैंड स्टेट पे। सेक्शन 2 में डेफिनेशन पार्ट के बारे में बता रखा है, जिसमें डिक्री की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो डिक्री के एसेंशियल एलिमेंट्स बता रखे हैं, वो फर्स्ट है देयर मस्ट बी एडजुडिकेशन, कि एक एडजुडिकेशन होना चाहिए, यानी जुडिशियल डिटर्मिनेशन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटर्मिनेशन के बारे में यहाँ नहीं बता रखा, यहाँ जुडिशियल डिटर्मिनेशन के बारे में बता रखा है कि एक जुडिशियल माइंड एप्लीकेबल होना चाहिए, उसको एडजुडिकेशन बोला गया है। दूसरा बोला है कि सच एडजुडिकेशन मस्ट बी डन इन एनी सूट, तो सूट के अंदर एडजुडिकेशन होना चाहिए, किसी अपील या एप्लीकेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। थर्ड इसमें बता रखा है राइट ऑफ द पार्टीज इन कंट्रोवर्सी। तो जो राइट्स हैं पार्टीज़ के, सब्सटेंटिव राइट्स, प्रोसीजरल राइट्स नहीं, सब्सटेंटिव राइट्स, जो कि किसी स्टेटस से, किसी लिमिटेशन से, किसी जुरिस्डिक्शन से, फ्रेम ऑफ सूट से, इनसे जुड़े हुए जो राइट्स हैं, उनको वो जो कंट्रोवर्सी में है उन राइट्स के बारे में बात करती है वो एडजुडिकेशन।
और फोर्थ है सच डिटर्मिनेशन मस्ट बी ऑफ कंक्लूसिव नेचर, कि वो अपने आप में कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए। ये नहीं कि कोई इंटरलॉकेटरी ऑर्डर पास कर दिया और उसी को डिक्री अपन समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। डिक्री में हमेशा डिसीजन जो कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए। अब आता है टाइप्स ऑफ डिक्री। तो टाइप्स ऑफ डिक्री में फर्स्ट आता है प्रिलिमिनरी डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री आर दोज डिक्री इन विच फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कम्प्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ, कि जहाँ सूट कंप्लीट डिस्पोज ऑफ हो रहा है, कंप्लीट डिसीजन आ रहा है, फाइनल डिसीजन आ रहा है, उससे पहले कुछ फर्दर प्रोसीडिंग होना ज़रूरी है, इसे प्रिलिमिनरी डिक्री कहेंगे। फाइनल डिक्री, सेकेंड इज़ फाइनल डिक्री। तो फाइनल डिक्री होता है इन विच कम्प्लीटली डिस्पोजेज ऑफ द सूट एंड फाइनली स्टेट ऑल द क्वेश्चन इन कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज एंड नथिंग फर्दर रिमेन टू बी डिसाइडेड देयर आफ्टर, कि जितनी जो राइट इन द कंट्रोवर्सी थी उन्होंने कोर्ट ने डिसाइड कर ली। अब कोई फर्दर प्रोसीडिंग होना, फर्दर कोई राइट्स के ऊपर डिटरमाइन करना ज़रूरी नहीं है। ये अपने आप में कंक्लूसिव नेचर की होगी, तो ये फाइनल डिक्री होती है पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल, जिसे कि कंपोजिट डिक्री के नाम से भी जाना जाता है। अब कोई केस हो सकता है इन ए सूट फॉर पोजेशन ऑफ लैंड एंड मीन प्रॉफिट, जिसे कि मैसने प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो मीन प्रॉफिट को लेकर और पोजेशन ऑफ लैंड को लेकर कोई केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। अब पोजेशन को लेकर कोर्ट ने राइट डिक्लेयर कर दिया इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, तो ये फाइनल डिक्री हो गई। पर मीन प्रॉफिट को लेकर कोर्ट अभी इंक्वायरी करा रही है कि कितना प्रॉफिट गेन हुआ है, वो प्रॉफिट के बारे में इवैल्यूएट करे, तो ये प्रिलिमिनरी डिक्री हुई। होता है डीम्ड डिक्री। तो डीम्ड डिक्री को लीगल फिक्शन में कुछ ऑर्डर्स और डिटर्मिनेशन को डिक्री माना गया है, जैसे कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144, तो इन्हें एक डिक्री की तरह मान्यता दी जाती है, जिन्हें डीम्ड डिक्री कहा जाता है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस शैल बी डीम्ड टू बी ए डिक्री। सेकेंड इशू है डिक्री के साथ व्हेन ए डिक्री इज nullity. A decree is said to be nullity if it is passed by the court no inherent jurisdiction. अगर किसी कोर्ट के पास कोई inherent jurisdiction नहीं है फिर भी उसने पास की है तो वो डिक्री nullity समझी जाएगी। सबसेक्शन 3 है सेक्शन 2 का, वो बताता है डिक्री होल्डर के लिए। तो डिक्री होल्डर यहाँ पे बता रखा है मीन्स ए पर्सन इन whose favor a decree has been passed और ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड। तो इसमें बता रखा है कि किसी भी पर्सन के, किसी भी पार्टी के, अब चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, किसी भी पार्टी के फेवर में जब डिक्री, उसके फेवर में डिक्री पास होती है तो उसे डिक्री होल्डर समझा जाता है। इट डजंट मैटर कि वो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में ऑर्डर डिफाइन कर रखा है। तो ऑर्डर का मतलब होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट ए डिक्री। अब कौन से डिसीजन डिक्री होते हैं, कौन से डिसीजन ऑर्डर होते हैं, इनकी एक लिस्ट प्रोवाइडेड होती है। तो जो डिक्री होते हैं वो तो वहाँ पार्टीज़ के सब्सटेंशियल राइट्स डिटरमाइन होते हैं, और ऑर्डर एक प्रोसीजरल पार्ट है तो वो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होते हैं। तो डिसीजंस विच अमाउंट टू डिक्री आर ऑर्डर फॉर अबेटमेंट ऑफ सूट, ऑर्डर होल्डिंग अपील नॉट मेंटेनेबल, ऑर्डर डिस्चार्जिंग डिफेंडेंट फॉर फेलियर ऑफ प्लेंटिफ टू फर्निश particulars, order dismissing a suit for non-payment of court fees, order dismissing cross objection. And another point is decision which does not amount to a decree, such as order of remand. ये एक ऑर्डर है, ये एक प्रोसीजरल पार्ट है, इसलिए डिक्री नहीं है। ऑर्डर ग्रांटिंग इंटरिम रिलीफ, ऑर्डर रिफ्यूजिंग स्टे, ऑर्डर ओवररूलिंग ए प्ली अगेंस्ट द मेंटेनेबिलिटी ऑफ ए सूट, ऑर्डर रिजेक्टिंग मेमोरेंडम ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस एट्सेट्रा। तो इस तरह जो प्रोसीजरल पार्ट होते हैं वो ऑर्डर्स होते हैं। डिक्री एंड ऑर्डर के बीच में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि फर्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि डिक्री, किसी सूट के अंदर डिक्री तभी ऑब्टेन की जाती है जब प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट से वो प्रोसीडिंग कमेंस की गई हो। जहाँ की किसी सूट के, किसी प्रोसीडिंग के अंदर और किसी सूट के अंदर ऑर्डर तब पास किया जा सकता है जब प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट तो हुआ ही हुआ हो, पर एप्लीकेशन या पिटीशन के थ्रू भी प्रोसीडिंग कमेंस हुई हो। सेकंड जो डिफरेंस है वो ये है कि डिक्री एक एडजुडिकेशन है जो कि विच कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज, वेयर एज ऑर्डर मे एंड मे नॉट फाइनली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज। थर्ड जो डिफरेंस है कि डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल भी हो सकती है, पर ऑर्डर कैन नॉट बी प्रिलिमिनरी वन। फोर्थ जो डिफरेंस है कि किसी भी सूट के अंदर एक ही डिक्री पास की जाती है, जबकि किसी सूट के अंदर
नंबर ऑफ ऑर्डर्स में बी पास्ड। फिफ्थ जो डिफरेंस है कि हर एक डिक्री अवेलेबल होती है अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। जबकि ऑर्डर की बात की जाए कि ऑर्डर हर एक एवरी ऑर्डर इज़ नॉट अवेलेबल, सिर्फ वही ऑर्डर अवेलेबल हो सकते हैं जो कि सेक्शन 104 में और ऑर्डर 43 के रूल 1 में बता रखे हैं। सिक्स्थ जो डिफरेंस है कि सेकेंड अपील लाई टू हाई कोर्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड फ्रॉम द डिक्री पास्ड इन फर्स्ट अपील। और अपीलेबल ऑर्डर्स की जहाँ बात करते हैं तो